न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अब प्रयागराज में अश्लील हरकत करते पकड़े गए नेताजी। चिराग पासवान का कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। फर्जीवाड़ा से बने थानेदार जल्द ही आएंगे बाहर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अब प्रयागराज में भी अश्लील हरकतें पकड़े गए नेताजी। यूपी के प्रयागराज में एक सपा नेता राम सागर यादव उर्फ मुखिया पर महिला के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, अब उन्हें जमानत मिल गई है। ये मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अश्लील वीडियो वायरल करने वाले एक्स यूजर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी सपा नेता ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की शुरुआत अनिल कुमार पांडे, चौकी प्रभारी सिरसा की तहरीर पर हुई। उन्होंने अपनी तहरीर में बताया कि 1 जून को एक एक्स हैंडल से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति महिला के साथ अश्लील हरकतें करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति राम सागर उर्फ मुखिया है, जो लोहरी उपरोढ़ा सिरसा का निवासी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अब प्रयागराज में भी अश्लील हरकतें पकड़े गए नेताजी। यूपी के प्रयागराज में एक सपा नेता राम सागर यादव उर्फ मुखिया पर महिला के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, अब उन्हें जमानत मिल गई है। ये मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अश्लील वीडियो वायरल करने वाले एक्स यूजर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी सपा नेता ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की शुरुआत अनिल कुमार पांडे, चौकी प्रभारी सिरसा की तहरीर पर हुई। उन्होंने अपनी तहरीर में बताया कि 1 जून को एक एक्स हैंडल से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति महिला के साथ अश्लील हरकतें करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति राम सागर उर्फ मुखिया है, जो लोहरी उपरोढ़ा सिरसा का निवासी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान का कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, पार्टी बता रही सीएम कैंडिडेट। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का चेहरा होंगे। हालांकि बीजेपी की किसी बड़े नेता की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि चुनाव रिजल्ट के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच चिराग पासवान की दिल्ली छोड़कर बिहार की राजनीति में वापस आने की इच्छा को कई लोग नीतीश कुमार के लिए चुनौती मान रहे हैं। चिराग पासवान, जो एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता है, अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें की मांग कर रहे हैं। वे विधानसभा की लगभग 45 सीटें चाहते हैं। उनका ये कदम जेडीयू के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। चिराग पासवान का कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, पार्टी बता रही सीएम कैंडिडेट। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का चेहरा होंगे। हालांकि बीजेपी की किसी बड़े नेता की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि चुनाव रिजल्ट के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच चिराग पासवान की दिल्ली छोड़कर बिहार की राजनीति में वापस आने की इच्छा को कई लोग नीतीश कुमार के लिए चुनौती मान रहे हैं। चिराग पासवान, जो एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता है, अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें की मांग कर रहे हैं। वे विधानसभा की लगभग 45 सीटें चाहते हैं। उनका ये कदम जेडीयू के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फर्जीवाड़े से बने थानेदार जल्द आएंगे बाहर। एसआई पेपर लीक केस में पूर्व आरपीएससी मेंबर की बेटी शोभा को जमानत के बाद उठ रहे सवाल। राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की आरोपी और आरपीएससी
के पूर्व सदस्य रामू राम राइका की बेटी शोभा राइका को अंतरिम जमानत दे दी है। शोभा इस समय बर्खास्त सब इंस्पेक्टर है और 31 अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोगी करेगी और किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी। इसी के साथ सोशल मीडिया में सवालों की झंडी लगी है कि क्या अब बाकी फर्जी थानेदार भी जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। शोभा राइका की ओर से अधिवक्ता वेदना शर्मा अदालत में कहा कि अभी तक इस मामले में चार्ज फेम नहीं हुए हैं, जिससे ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के इस मामले में अन्य सह आरोपियों को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त आईएएस विजेंद्र कुमार और एमडी सुरेंद्र कुमार को भी जमानत दे दी है। एसआई पेपर लीक केस में पूर्व आरपीएससी मेंबर की बेटी शोभा को जमानत के बाद उठ रहे सवाल। राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की आरोपी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राइका की बेटी शोभा राइका को अंतरिम जमानत दे दी है। शोभा इस समय बर्खास्त सब इंस्पेक्टर है और 31 अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोगी करेगी और किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी। इसी के साथ सोशल मीडिया में सवालों की झंडी लगी है कि क्या अब बाकी फर्जी थानेदार भी जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। शोभा राइका की ओर से अधिवक्ता वेदना शर्मा अदालत में कहा कि अभी तक इस मामले में चार्ज फेम नहीं हुए हैं, जिससे ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के इस मामले में अन्य सह आरोपियों को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त आईएएस विजेंद्र कुमार और एमडी सुरेंद्र कुमार को भी जमानत दे दी है। एसआई पेपर लीक केस में पूर्व आरपीएससी मेंबर की बेटी शोभा को जमानत के बाद उठ रहे सवाल। राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की आरोपी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राइका की बेटी शोभा राइका को अंतरिम जमानत दे दी है। शोभा इस समय बर्खास्त सब इंस्पेक्टर है और 31 अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोगी करेगी और किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी। इसी के साथ सोशल मीडिया में सवालों की झंडी लगी है कि क्या अब बाकी फर्जी थानेदार भी जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। शोभा राइका की ओर से अधिवक्ता वेदना शर्मा अदालत में कहा कि अभी तक इस मामले में चार्ज फेम नहीं हुए हैं, जिससे ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के इस मामले में अन्य सह आरोपियों को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त आईएएस विजेंद्र कुमार और एमडी सुरेंद्र कुमार को भी जमानत दे दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर भड़की कांग्रेस, योगी के मंत्री पर उठे सवाल। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दोहरा झटका लगा है। एक और जहां कोर्ट ने उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, वहीं दूसरी ओर अब्बास अंसारी को सजा होने के कारण उनकी विधायकी भी चली गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद मऊ सदर की सीट रिक्त हो गई है। अब आगामी 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने और विधायकी जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जिस तरह से अब्बास अंसारी पर मुकदमा लिखा गया है और साजिश करके सजा दिलाई गई है, इससे बिल्कुल साफ है कि सोहेल देव समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी मिल चुके हैं। उनकी पार्टी में ना दलितों का हक सुरक्षित है, ना ही पिछड़ों का हक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यकों का ही हक सुरक्षित है। अंशु अवस्थी ने ओपी राजभर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी की गोद में बैठकर लोकतंत्र का गला घोट रहा है और देख रहे हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दोहरा झटका लगा है। एक और जहां कोर्ट ने उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, वहीं दूसरी ओर अब्बास अंसारी को सजा होने के कारण उनकी विधायकी भी चली गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद मऊ
सदर की सीट रिक्त हो गई है। अब आगामी 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने और विधायकी जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जिस तरह से अब्बास अंसारी पर मुकदमा लिखा गया है और साजिश करके सजा दिलाई गई है, इससे बिल्कुल साफ है कि सोहेल देव समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी मिल चुके हैं। उनकी पार्टी में ना दलितों का हक सुरक्षित है, ना ही पिछड़ों का हक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यकों का ही हक सुरक्षित है। अंशु अवस्थी ने ओपी राजभर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी की गोद में बैठकर लोकतंत्र का गला घोट रहा है और देख रहे हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दोहरा झटका लगा है। एक और जहां कोर्ट ने उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, वहीं दूसरी ओर अब्बास अंसारी को सजा होने के कारण उनकी विधायकी भी चली गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद मऊ सदर की सीट रिक्त हो गई है। अब आगामी 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने और विधायकी जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जिस तरह से अब्बास अंसारी पर मुकदमा लिखा गया है और साजिश करके सजा दिलाई गई है, इससे बिल्कुल साफ है कि सोहेल देव समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी मिल चुके हैं। उनकी पार्टी में ना दलितों का हक सुरक्षित है, ना ही पिछड़ों का हक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यकों का ही हक सुरक्षित है। अंशु अवस्थी ने ओपी राजभर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी की गोद में बैठकर लोकतंत्र का गला घोट रहा है और देख रहे हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुद को लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं देखा, फिर बिहार वापस लौटने पर क्यों बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने से संबंधित प्रस्ताव लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पास कर दिया है। इसे लेकर अब चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। एलजीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खुद को बहुत लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं देखता। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार वापस जाना चाहता हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहार ही है। जिससे सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, वहाँ से ये कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। उन्होंने कहा कि यही मेरी इच्छा है और तीसरी बार सांसद बनकर मुझे समझ आया कि दिल्ली में रहकर बिहार के लिए काम करना संभव नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा सपना एक विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। फिर बिहार वापस लौटने पर क्यों बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने से संबंधित प्रस्ताव लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पास कर दिया है। इसे लेकर अब चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। एलजीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खुद को बहुत लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं देखता। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार वापस जाना चाहता हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहार ही है। जिससे सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, वहाँ से ये कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। उन्होंने कहा कि यही मेरी इच्छा है और तीसरी बार सांसद बनकर मुझे समझ आया कि दिल्ली में रहकर बिहार के लिए काम करना संभव नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा सपना एक विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। फिर बिहार वापस लौटने पर क्यों बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने से संबंधित प्रस्ताव लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पास कर दिया है। इसे लेकर अब चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। एलजीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खुद को बहुत लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं देखता। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार वापस जाना चाहता हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहार ही है। जिससे सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, वहाँ से ये
कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। उन्होंने कहा कि यही मेरी इच्छा है और तीसरी बार सांसद बनकर मुझे समझ आया कि दिल्ली में रहकर बिहार के लिए काम करना संभव नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा सपना एक विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री के ही विभाग में हो रहा घोटाला। मुख्यमंत्री के ही विभाग में हो रहा घोटाला। नेता प्रतिपक्ष ने उठाए एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े पर सवाल, सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद गहराता गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बात कर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उमंग सिंघार ने कहा, मुख्यमंत्री जी के अपने ही विभाग में घोटाले हो रहे हैं। भाजपा सरकार में नर्सिंग घोटाला, व्यापन घोटाला जैसे कई घोटाले सामने आ रहे हैं। इन घोटालों में प्रदेश के युवाओं के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसकी दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। इसी के साथ ही उन्होंने इस मामले की गहन जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग भी उठाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री के ही विभाग में हो रहा घोटाला। मुख्यमंत्री के ही विभाग में हो रहा घोटाला। नेता प्रतिपक्ष ने उठाए एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े पर सवाल, सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद गहराता गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बात कर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उमंग सिंघार ने कहा, मुख्यमंत्री जी के अपने ही विभाग में घोटाले हो रहे हैं। भाजपा सरकार में नर्सिंग घोटाला, व्यापन घोटाला जैसे कई घोटाले सामने आ रहे हैं। इन घोटालों में प्रदेश के युवाओं के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसकी दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। इसी के साथ ही उन्होंने इस मामले की गहन जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग भी उठाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क पर बिखरा प्याज और लौटता किसान, दर्द दे रहा अन्नदाता को ये वीडियो। फसल से सही दाम न मिले तो किसान का क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक किसान तपती धूप में पसीना बहाकर अपनी फसल को एक बच्चे की तरह बड़ा करता है। अगर बाजार में उसकी सही कीमत न मिले तो कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है। ऐसे में गुस्सा दिखाना तो लाजमी है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक के विजयपुर जिले में भी देखने को मिला है। प्याज की गिरती कीमतों से नाराज एक किसान ने एक बोरा भरी प्याज को हाईवे पर फेंक दिया और खुद ही उस प्याज पर लौटता विरोध प्रदर्शन करता दिखाई दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क पर बिखरा प्याज और लौटता किसान, दर्द दे रहा अन्नदाता को ये वीडियो। फसल से सही दाम न मिले तो किसान का क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक किसान तपती धूप में पसीना बहाकर अपनी फसल को एक बच्चे की तरह बड़ा करता है। अगर बाजार में उसकी सही कीमत न मिले तो कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है। ऐसे में गुस्सा दिखाना तो लाजमी है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक के विजयपुर जिले में भी देखने को मिला है। प्याज की गिरती कीमतों से नाराज एक किसान ने एक बोरा भरी प्याज को हाईवे पर फेंक दिया और खुद ही उस प्याज पर लौटता विरोध प्रदर्शन करता दिखाई दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क पर बिखरा प्याज और लौटता किसान, दर्द दे रहा अन्नदाता को ये वीडियो। फसल से सही दाम न मिले तो किसान का क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक किसान तपती धूप में पसीना बहाकर अपनी फसल को एक बच्चे की तरह बड़ा करता है। अगर बाजार में उसकी सही कीमत न मिले तो कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है। ऐसे में गुस्सा दिखाना तो लाजमी है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक के विजयपुर जिले में भी देखने को मिला है। प्याज की गिरती कीमतों से नाराज एक किसान ने एक बोरा भरी प्याज को हाईवे पर फेंक दिया और खुद ही उस प्याज पर लौटता विरोध प्रदर्शन करता दिखाई दिया।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में बीजेपी ने आप के 2 जोन में लगाई सेंध। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में बीजेपी ने आप के 2 जोन में लगाई सेंध। कहा से कौन जीतेगा। दिल्ली नगर निगम के सभी वार्ड कमेटी का चुनाव दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविल सेंटर से सोमवार को संपन्न हो गया है। दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कुल 12 जोनों में हुए इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर जोन में अपना परचम लहराया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 4 जोन में चेयरमैन और 3 डिप्टी चेयरमैन पदों पर ही जीत दर्ज की है। कई जोनों में उम्मीदवारों को निर्विरोधक चुना गया, जिससे मुकाबला बेहद एक तरफा रह गया। सिटी एसपी जोन में आपके विकास को चेयरमैन, पूजा को डिप्टी चेयरमैन और राफिया महिर को सेंट्रिक कमेटी सदस्य के रूप में निर्विरोधिक चुना गया। इसी तरह रोलर बाग जोन में आपकी पुनीत राय की और कविता चौहान को चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन पद पर कोई चुनौती नहीं मिली। वहीं केशवपुरम जोन में भाजपा के विकेश सेट्टी, अजय रवि हंस को भी निर्विरोधक जीत मिली है। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में बीजेपी ने आपके 2 जोन में लगाई सेंध। कहा से कौन जीतेगा। दिल्ली नगर निगम के सभी वार्ड कमेटी का चुनाव दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविल सेंटर से सोमवार को संपन्न हो गया है। दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कुल 12 जोनों में हुए इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर जोन में अपना परचम लहराया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 4 जोन में चेयरमैन और 3 डिप्टी चेयरमैन पदों पर ही जीत दर्ज की है। कई जोनों में उम्मीदवारों को निर्विरोधक चुना गया, जिससे मुकाबला बेहद एक तरफा रह गया। सिटी एसपी जोन में आपके विकास को चेयरमैन, पूजा को डिप्टी चेयरमैन और राफिया महिर को सेंट्रिक कमेटी सदस्य के रूप में निर्विरोधिक चुना गया। इसी तरह रोलर बाग जोन में आपकी पुनीत राय की और कविता चौहान को चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन पद पर कोई चुनौती नहीं मिली। वहीं केशवपुरम जोन में भाजपा के विकेश सेट्टी, अजय रवि हंस को भी निर्विरोधक जीत मिली है। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में बीजेपी ने आपके 2 जोन में लगाई सेंध। कहा से कौन जीतेगा। दिल्ली नगर निगम के सभी वार्ड कमेटी का चुनाव दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविल सेंटर से सोमवार को संपन्न हो गया है। दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कुल 12 जोनों में हुए इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर जोन में अपना परचम लहराया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 4 जोन में चेयरमैन और 3 डिप्टी चेयरमैन पदों पर ही जीत दर्ज की है। कई जोनों में उम्मीदवारों को निर्विरोधक चुना गया, जिससे मुकाबला बेहद एक तरफा रह गया। सिटी एसपी जोन में आपके विकास को चेयरमैन, पूजा को डिप्टी चेयरमैन और राफिया महिर को सेंट्रिक कमेटी सदस्य के रूप में निर्विरोधिक चुना गया। इसी तरह रोलर बाग जोन में आपकी पुनीत राय की और कविता चौहान को चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन पद पर कोई चुनौती नहीं मिली। वहीं केशवपुरम जोन में भाजपा के विकेश सेट्टी, अजय रवि हंस को भी निर्विरोधक जीत मिली है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस और पीएससी के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षक, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने पुलिस और पीएससी के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से इस बार की जानकारी दी है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले को ऐलान किया गया। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने पुलिस और पीएससी के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से इस बार की जानकारी दी है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले को ऐलान किया गया। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने पुलिस और पीएससी के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से इस बार की जानकारी दी है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले को ऐलान किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हमें मनाने की जरूरत नहीं, ट्रंप के दावे पर शशि थरूर की दो टूक। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार किया है। कहा है कि संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई। थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल ब्राजील में है और ब्राजील से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए उन्होंने मध्यस्थता की। ब्राजील में शशि थरूर ने कहा कि हम अमेरिका राष्ट्रपति पद का बहुत सम्मान करते हैं और हमें उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहे तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी, हमें पहले ही रुकने के लिए कहा दिया था। अगर अमेरिका राष्ट्रपति उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी को मनाने की जरूरत थी तो वे पाकिस्तान को मनाने की जरूरत थी। उन्हें मनाना पड़ा। हमें मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यही मूल संदेश है। हमें मनाने की जरूरत नहीं, ट्रंप के दावे पर शशि थरूर की दो टूक। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार किया है। कहा है कि संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई। थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल ब्राजील में है और ब्राजील से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए उन्होंने मध्यस्थता की। ब्राजील में शशि थरूर ने कहा कि हम अमेरिका राष्ट्रपति पद का बहुत सम्मान करते हैं और हमें उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहे तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी, हमें पहले ही रुकने के लिए कहा दिया था। अगर अमेरिका राष्ट्रपति उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी को मनाने की जरूरत थी तो वे पाकिस्तान को मनाने की जरूरत थी। उन्हें मनाना पड़ा। हमें मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यही मूल संदेश है। हमें मनाने की जरूरत नहीं, ट्रंप के दावे पर शशि थरूर की दो टूक। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार किया है। कहा है कि संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई। थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल ब्राजील में है और ब्राजील से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए उन्होंने मध्यस्थता की। ब्राजील में शशि थरूर ने कहा कि हम अमेरिका राष्ट्रपति पद का बहुत सम्मान करते हैं और हमें उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहे तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी, हमें पहले ही रुकने के लिए कहा दिया था। अगर अमेरिका राष्ट्रपति उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी को मनाने की जरूरत थी तो वे पाकिस्तान को मनाने की जरूरत थी। उन्हें मनाना पड़ा। हमें मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यही मूल संदेश है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपनी प्रेमिका को एक जगह ले गया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी के संजय वन इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी अपनी प्रेमिका को जहांगीरपुरी से संजय वन इलाके में ले गया था। इसके बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शरीर पर एक चाकू से कई वार किए। इसके बाद उसने शव को जलाने की भी कोशिश की। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुई है। मृतक युवती अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ वहां रहती थी। पुलिस के अनुसार मृतक युवती रविवार के दिन ओपन क्लास करने के लिए कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वे घर पर वापस नहीं आ पाई। उसके पिता के अनुसार आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल कर कहा कि उनकी बेटी ने
रेटिक। आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल कर कहा कि उनकी बेटी ने चाकू मारा, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़िता का परिवार तुरंत जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र गया और वहां पर इस पूरी घटना के बारे में बताया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपनी प्रेमिका को एक जगह ले गया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी के संजय वन इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी अपनी प्रेमिका को जहांगीरपुरी से संजय वन इलाके में ले गया था। इसके बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शरीर पर एक चाकू से कई वार किए। इसके बाद उसने शव को जलाने की भी कोशिश की। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुई है। मृतक युवती अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ वहां रहती थी। पुलिस के अनुसार मृतक युवती रविवार के दिन ओपन क्लास करने के लिए कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वे घर पर वापस नहीं आ पाई। उसके पिता के अनुसार आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल कर कहा कि उनकी बेटी ने आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल कर कहा कि उनकी बेटी ने चाकू मारा, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़िता का परिवार तुरंत जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र गया और वहां पर इस पूरी घटना के बारे में बताया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपनी प्रेमिका को एक जगह ले गया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी के संजय वन इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी अपनी प्रेमिका को जहांगीरपुरी से संजय वन इलाके में ले गया था। इसके बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शरीर पर एक चाकू से कई वार किए। इसके बाद उसने शव को जलाने की भी कोशिश की। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुई है। मृतक युवती अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ वहां रहती थी। पुलिस के अनुसार मृतक युवती रविवार के दिन ओपन क्लास करने के लिए कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वे घर पर वापस नहीं आ पाई। उसके पिता के अनुसार आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल कर कहा कि उनकी बेटी ने आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल कर कहा कि उनकी बेटी ने चाकू मारा, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़िता का परिवार तुरंत जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र गया और वहां पर इस पूरी घटना के बारे में बताया। मेरी छोटी बेटी के साथ हुई है घटना। ये कल घटना हुई थी। ये कल कॉलेज के लिए जा रही थी, कॉलेज गई थी तो उस लड़के का मैसेज आया दूसरे नंबर से। उसने करा जैसे कि आईडी बना लेता है, दूसरा फेड बना लेता है, उसके नंबर बना के जैसे दूसरे दोस्त की करके उसने उसको ज़बरदस्ती बुलाया। वो गई नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती उसको बुलाया वहाँ पर मेहरौली गई थी वो लड़का सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचा। मेरी लड़की गई 9:45 बजे। जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा है, सीसीटीवी में वही बता रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरे में मैंने जो देखी है 8:30 बजे लड़का गया, पहले 9:10 बजे मेरी लड़की वहाँ से निकल गई भारत में। और वो जो लड़का जो था सरदार जो लड़का था वो 12:57 तक बाहर निकला। मेरी लड़की मैंने पूरी 4 बजे तक रिकॉर्डिंग देखी पुलिस थाने में बैठ के, वो बाहर नहीं है। फिर उसके बाप का फ़ोन मेरे पास आया 2:30 बजे। उसके बाप ने कहा कि आपकी लड़की कहाँ पर है? मैंने कहा कॉलेज गई हुई है। फिर उसके पीछे से फ़ोन आया। ये उस समय काम पे गई, मैं तो कल काम पे था, तो उनका फ़ोन आया कि आपकी बेटी कहाँ पर है? मैंने कॉलेज गई हुई है। तो वो फिर पीछे से फ़ोन बोल रहा है आपकी बेटी ने 2 लड़कों के मिलके मेरे बेटे को चाकू मारा है। मैंने मेरी बेटी कर ही नहीं सकती ये काम। फिर बाद में कहता है कि मैंने उसके भी चाकू मारा लड़की के। फ़ोन लड़का पीछे से, फिर फ़ोन उन्होंने काट दिया है। फिर हम थाने में गए कि बोला अपने जहांगीरपुरी थाने में। फिर उनसे ये बात हमने डिस्कस करी। फिर उन्होंने बोला कि कहाँ का केस है? मैंने सर ये वो बोल रहा है अब कि कुतुब मीनार पे ये बात हुई है। वहाँ पार्क में गए, पार्क में हमने सारे पार्क ढूंढे, 5-6 पार्क थे, बारिश हो रही थी, वहाँ हमने पूरे ढूंढा, वहाँ पार्क नहीं मिली, वहाँ लड़की नहीं मिली मेरी। फिर हम मेहरौली थाने में गए, वहाँ बात करी हमने सर से। फिर उन्होंने हमारे साथ बात करी, सब बताया। मैं ऐसा हुआ मेरे वाक्य मेरी लड़की के साथ सुबह शाम जो भी है बात कॉल की सब बताई मैंने उनको। तो फिर उन्होंने मेरे साथ पार्क गए देखने के लिए।
कम से कम 8 बजे, रात के 8 बजे करीब। हम 4 जने थे, मेरी वाइफ और मैं, और 2 मेरे वो इंस्पेक्टर उनके साथ थे। वहाँ देखने गए तो आगे तक हम काफ़ी देखने गए, आगे तक वो भी गए थे, तो वहाँ कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं बारिश हो गई है, यहाँ निशान निशान कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम थाने में आए दोबारा। फिर मेरी वाइफ बोली थोड़ी देर बाद, एक बार सर एक बार और चल लो, दोबारा देखे आते पार्क। उन सर ने ये बोला कि अब नहीं, दोबारा मैं जाऊँगा, जाओ अपने आप देखिए जाके। चलो, कब पता लगा आप लोगों को? कब आप लोग? जब मेरे को पता चला, जब बात ही हुई, फिर हम SHO के पास जब हमने कंप्लेंट लिखी, जो सर बोल रहे थे कि जी, फिर हमने कंप्लेंट लिखी। फिर SHO आए बड़े साहब, और उनको सारी बात मैंने डिटेल से बताई, पूरी डिटेल में, शुरू से लेकर एंड तक डिटेल। बच्ची आपको कब और किस हालात में मिली है? बच्ची मिली है पार्क में, सुबह मिली है, बिल्कुल जली हुई हालत में। उसने गला दबाया है, गला घोट के मारा और फिर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी है। दिल्ली NCR में आज भी बरस सकते हैं बादल। पूरे देश भर में इन दिनों कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में भी बीते रविवार को ही बारिश की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन सोमवार को दिल्ली को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक कम है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस से कम है। पूरे देश भर में इन दिनों कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में भी बीते रविवार को ही बारिश की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन सोमवार को दिल्ली को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक कम है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस से कम है। पूरे देश भर में इन दिनों कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में भी बीते रविवार को ही बारिश की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन सोमवार को दिल्ली को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक कम है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस से कम है। 30,000 के लोन से करोड़पति बनी ओडिशा की ममता। ओडिशा में कभी तंगहाली में जीने वाली महिला आज कभी खेत में काम तो कभी स्टोर में संभाली और कभी गेहूं पीसने वाली मशीन चलाने में व्यस्त रहती है। आज वो लक्ष्मी दीदी है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है, समाज में उनका सम्मान है। केंद्रपाड़ा जिले की एक गांव की दुल्हन ममता नाथ शर्मा को लक्ष्मी दीदी बनाए जाने के बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। ममता दीदी कहती है, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से लक्ष्मी दीदी हूँ। उन्होंने स्वयं सहायता समूह और बैंकों से लोन लेकर अपनी संस्था खोली है। उन्होंने कहा, मैं 2011 में स्व सहायता समूह से जुड़ी और तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेल बनाने वाला मशीन, बीड़ी बनाने वाला मशीन के अलावा मैंने मसाले बनाने वाला मशीन, मैं स्वयं रोजगार से जुड़ गई और मेरे साथ 3-4 लोग भी स्वयं रोजगार से जुड़ गए। ओडिशा में कभी तंगहाली में जीने वाली महिला आज कभी खेत में काम तो कभी स्टोर में संभाली और कभी गेहूं पीसने वाली मशीन चलाने में व्यस्त रहती है। आज वो लक्ष्मी दीदी है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है, समाज में उनका सम्मान है। केंद्रपाड़ा जिले की एक गांव की दुल्हन ममता नाथ शर्मा को लक्ष्मी दीदी बनाए जाने के बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। ममता दीदी कहती है, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से लक्ष्मी दीदी हूँ। उन्होंने स्वयं सहायता समूह और बैंकों से लोन लेकर अपनी संस्था खोली है। उन्होंने कहा, मैं 2011 में स्व सहायता समूह से जुड़ी और तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेल बनाने वाला मशीन, बीड़ी बनाने वाला मशीन के अलावा मैंने मसाले बनाने वाला मशीन, मैं स्वयं रोजगार से जुड़ गई और मेरे साथ 3-4 लोग भी स्वयं रोजगार से जुड़ गए।
ओडिशा में कभी तंगहाली में जीने वाली महिला आज कभी खेत में काम तो कभी स्टोर में संभाली और कभी गेहूं पीसने वाली मशीन चलाने में व्यस्त रहती है। आज वो लक्ष्मी दीदी है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है, समाज में उनका सम्मान है। केंद्रपाड़ा जिले की एक गांव की दुल्हन ममता नाथ शर्मा को लक्ष्मी दीदी बनाए जाने के बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। ममता दीदी कहती है, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से लक्ष्मी दीदी हूँ। उन्होंने स्वयं सहायता समूह और बैंकों से लोन लेकर अपनी संस्था खोली है। उन्होंने कहा, मैं 2011 में स्व सहायता समूह से जुड़ी और तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेल बनाने वाला मशीन, बीड़ी बनाने वाला मशीन के अलावा मैंने मसाले बनाने वाला मशीन, मैं स्वयं रोजगार से जुड़ गई और मेरे साथ 3-4 लोग भी स्वयं रोजगार से जुड़ गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रबड़ की तरह यहाँ हिलते हैं पत्थर, डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा को देख आप भी हो जाएंगे दंग। आपने पत्थर तो कहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे पत्थर शायद ही देखे जो रबड़ की तरह हिलते हैं। जी हाँ, हरियाणा के चरखी दारंगी के कल्याणा गांव में आलावली की पहाड़ियों में रबड़ की तरह हिलता पत्थर पाया जाता है। रबड़ की तरह हिलता पत्थर चरखी दायरी जिले के गांव कल्याणा में आरवली पहाड़ियों में रबड़ की तरह लचीला अनोखा पत्थर मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में हिलना पत्थर के नाम से जाना जाता है। रबड़ की तरह हिलने वाले हिलाना पत्थर ने चखली दरारी जिले में छोटे से गांव कल्याणा को देश विदेश में अलग पहचान दिलाई है। हिलाना पत्थर से भूकंप रोधी इमारतें बनाने की संभावना को लेकर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। आपने पत्थर तो कहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे पत्थर शायद ही देखे जो रबड़ की तरह हिलते हैं। जी हाँ, हरियाणा के चरखी दारंगी के कल्याणा गांव में आलावली की पहाड़ियों में रबड़ की तरह हिलता पत्थर पाया जाता है। रबड़ की तरह हिलता पत्थर चरखी दायरी जिले के गांव कल्याणा में आरवली पहाड़ियों में रबड़ की तरह लचीला अनोखा पत्थर मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में हिलना पत्थर के नाम से जाना जाता है। रबड़ की तरह हिलने वाले हिलाना पत्थर ने चखली दरारी जिले में छोटे से गांव कल्याणा को देश विदेश में अलग पहचान दिलाई है। हिलाना पत्थर से भूकंप रोधी इमारतें बनाने की संभावना को लेकर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। आपने पत्थर तो कहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे पत्थर शायद ही देखे जो रबड़ की तरह हिलते हैं। जी हाँ, हरियाणा के चरखी दारंगी के कल्याणा गांव में आलावली की पहाड़ियों में रबड़ की तरह हिलता पत्थर पाया जाता है। रबड़ की तरह हिलता पत्थर चरखी दायरी जिले के गांव कल्याणा में आरवली पहाड़ियों में रबड़ की तरह लचीला अनोखा पत्थर मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में हिलना पत्थर के नाम से जाना जाता है। रबड़ की तरह हिलने वाले हिलाना पत्थर ने चखली दरारी जिले में छोटे से गांव कल्याणा को देश विदेश में अलग पहचान दिलाई है। हिलाना पत्थर से भूकंप रोधी इमारतें बनाने की संभावना को लेकर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। इसको जितना घसेंगे उतना ऊपर ही खोदते जाओगे अरे उतनी इसमें लचक बनती जाएगी। ये थोड़ा सा हल्का सा महसूस कम हुआ है, जिस तरह आप इन्हें हलावा है ना, थोड़ा सा लचीला कम है, लेकिन जिस तरह इन्हें घसांगा उस तरह से इसकी लचक वो ज़्यादा बनती जा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी, पिता का नाम मूलचंद है, डिस्ट्रिक्ट दादरी है, गांव कल्याणा है जी। हमारे गांव के अंदर ये पहाड़ है जी, इस पहाड़ के अंदर हिलना पत्थर है। जैसे आप इसको 1 फुट की लंबाई में 1 इंच की चौड़ाई में आप इसको चौरस बना के हिला के देखोगे तो रबड़ की तरह हिलने का काम करेगा। ये हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है, हमारे जन्म से पहले की, हमारे पूर्वजों के जन्म से पहले की चीज़ है। तो इसमें सरकार द्वारा के नाम से नीचे बोर्ड लगा हुआ है। अब इसकी देखरेख के लिए हर गांव का आदमी, हर पंचायत का तो इसी को रोकने का काम कर रहा है, जो कि ऐसी चीज़ कहीं नहीं है विश्व में। इसको सरकार द्वारा अनुमति लेके ही देखने का काम किया जाए। और ये तो ऐसी चीज़ है, यहाँ से बाहर टूरिस्ट पंचायत द्वारा अगर कोई भी बात ऐसी होगी तो कल यहाँ टूरिस्ट
नहीं है इनको, अब ठाणे का काम नहीं कर सकता, ले जाने का काम नहीं कर सकता है। अब तो इस पर सरकार द्वारा, पंचायत द्वारा ऐसी कोई समिति बनाई जाएगी कि जिसमें कि उस समिति से ही बात करके पत्थर के नज़दीक देखने का काम कर सकता है। जी, मेरा नाम नरेंद्र है, गांव कलियाणा, तहसील जिला चरखी दादरी। हमारे गांव कलियाणा में हीलना पत्थर पाया जाता है और ये एक प्राकृतिक देन है। विश्व में ये दूसरे नंबर पे जो पत्थर पाया जाता है और सरकार व प्रशासन ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी है। नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई आ जा भी नहीं सकता। और इस पत्थर की खासियत है कि इस पत्थर को जितना घसेंगे उतना ये लचीला होता जाएगा और पत्थरों के मुकाबले ये पत्थर हल्का भी है। प्रशासन, ग्राम पंचायत ये जो पहाड़ी है हीलने पत्थर की, फ्लेक्सिबल स्टोन की, इसको एक प्राकृतिक धरोहर का रूप देने की भी तैयारी की जा रही है ताकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आए और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको भी इनकम का सोर्स हो और एक गांव का नाम भी देश विदेश में चर्चा में आए। तो और दूसरी बात, हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि हमारे गांव का नाम गिनीज बुक में नाम दर्ज है और जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन आता है कि हीलना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो चरखी दादरी जिले के गांव कलियाणा में ये हीलना पत्थर पाया जाता है। बिल्कुल, हमारे जो ग्रामीण हैं, हमारा जो ग्रामवासी हैं, उनको ये बिल्कुल फ़ख्र है कि हमारे गांव में हिलने वाली पत्थर की पहाड़ी है जिसके नाम से ये गांव मशहूर है। और सरकार व प्रशासन ने तो इसके ऊपर रोक लगाई रखी है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत है, वो इस पत्थर की रक्षा करने के लिए पूरी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है ताकि इस पत्थर की जो चोरी है उसको बचाया जा सके और ये जो धरोहर है वो हमारी कायम रख सकते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत के निर्णायक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली ऐसी बैठक होगी। ये उच्च स्तरीय बैठक भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी शिविरों पर किए गए स्टिक हमलों के बाद हो रहे हैं। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्यवाही की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में छुट्टियां मना रहे 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। 7 मई को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत के निर्णायक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली ऐसी बैठक होगी। ये उच्च स्तरीय बैठक भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी शिविरों पर किए गए स्टिक हमलों के बाद हो रहे हैं। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्यवाही की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में छुट्टियां मना रहे 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। 7 मई को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत के निर्णायक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली ऐसी बैठक होगी। ये उच्च स्तरीय बैठक भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी शिविरों पर किए गए स्टिक हमलों के बाद हो रहे हैं। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्यवाही की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में छुट्टियां मना रहे 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। 7 मई को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।